चलिए दोस्तों, एपी वर्मा एजुकेशन नॉलेज में आप सबका फिर से स्वागत एवं अभिनंदन है। आप चैनल में बने हुए हैं, इसके लिए आपको बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, आपको चैनल में लास्ट तक बने रहना है इस वीडियो में, जिससे आपके सारे कॉन्सेप्ट इस वीडियो के माध्यम से जो भी टाइटल या जो है थंबनेल पे लिखा है वो क्लियर हो जाए। ठीक है दोस्तों, जिसके भी वीडियो क्लियर नहीं आ रहे हैं, फिर से उन्हें इस वीडियो के माध्यम से बताया जा रहा है कि वीडियो उनके क्लियर कैसे आएंगे। ऐसे फ़ोन रहेगा, फ़ोन के कॉर्नर पे जब वीडियो प्ले करेंगे 3 डॉट पॉइंट्स ऐसे दिखेंगे। इन डॉट्स पॉइंट पे क्लिक करना है और क्लिक करने के पश्चात दोस्तों एडवांस सेटिंग में जाके वहाँ से अपने जो है क्वालिटी को बढ़ा लेना है, जिससे आपकी वीडियो अच्छे से क्लियर आ जाए। तो अगर आप चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, हम हाई स्कूल के 10वां हाई स्कूल के जो है यहाँ पर टॉपिक जो हम कवर करते हैं, एस कवर करते हैं, जिसे इंग्लिश में ओरे बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे एस क्या होता है दोस्तों? तो एस के जो होते हैं ये धातु ही होते हैं, लेकिन ये मिट्टी के अंदर दबे होते हैं और इनमें जो है कई सारे अशुद्धियां मिली होती हैं। ठीक है, तो जब धातु के अंदर से इन्हें निकाला जाता है, कहाँ से निकाला जाता है? धातु के अंदर से इन्हें जो है धातुओं को जब मिट्टी से शुद्ध किया जाता है, क्या किया जाता है दोस्तों? शुद्ध किया जाता है। और ये जो शुद्ध करने की प्रक्रिया होती है ये लाभकारी होती है। क्या होती है? लाभकारी होती है। तो इसी को हम अयस्क करते हैं। ठीक है, अयस्क का मतलब ऐसे हमारी मिट्टी या जो है धातु जिससे हम साफ करें, साफ करने के पश्चात उससे कुछ हमें बेनिफिट मिल सके। ठीक है, ऐसे हमें खनिज जो मिट्टी के अंदर जो उपस्थित हों, जिन्हें हम साफ करें और साफ करने के पश्चात हमें कुछ बेनिफिट मिल सके, और उसी को हम जो है अयस्क बोलते हैं। ऐसा कोई नहीं कि हमारे ढेर सारे उसमें अशुद्धियां ही मिली हो, उससे ज़्यादा हमें साफ करने में कॉस्टली उसे जो है देना पड़े या अधिक पैसा खर्च करना पड़े, जितना खर्चा हो जाए उतना हमें प्राप्त ना हो सके, तो उसे हम अयस्क में नहीं गिनती करेंगे। अयस्क में हम उन्हें ही गिनती करेंगे जो अशुद्धियों के अंदर रहें और उन्हें हम साफ करें, साफ करने के पश्चात जो है हमारे लिए वो फायदेमंद भी हों, उसे हम जो है क्या कहेंगे? अयस्क कहेंगे। ठीक है, तो दोस्तों ये धातुएं होती हैं या खनिज होते हैं जो मिट्टी के अंदर होते हैं, और मिट्टी के अंदर से उन्हें निकाल के शुद्ध करने की प्रक्रिया को हम जो है क्या कहते हैं? अयस्क कहते हैं। अब ये शुद्धिकरण की प्रक्रिया कई चरणों में संपन्न होती है दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं कि धातुओं को शुद्ध करने के लिए अलग अलग तरीके से जो है ये पृथ्वी के अंदर दबे होते हैं, और इन्हें निकालने की, शुद्ध करने की प्रक्रिया में कई तरह के चरण या स्टेप्स को अपनाए जाते हैं, और उन्हें तब शुद्ध करके हमें जो है क्या होता है? प्राप्त होता है। ठीक है, अब उन्हें हम शुद्ध करने के लिए चलते हैं, देखते हैं कैसे कैसे किन धातुओं को शुद्ध करना है। तो चलिए फटाफट से हम आगे की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। आप जो है कॉपी पेन नहीं लिए हैं तो कॉपी पेन ले लीजिए और उसके पश्चात आप जो है काम आगे करिए। ठीक है, तो यहाँ से हम चलते हैं धातुओं की शुद्धिकरण में, कैसे धातु हमारे शुद्ध होते हैं। ये लेक्चर हमारा 7वां है, तीसरे पाठ का। तो धातुओं की शुद्धिकरण की प्रक्रिया या निष्कर्षण, धातुओं की निष्कर्षण, धातुओं की निष्कर्षण। ठीक है, धातुओं की निष्कर्षण कैसे करना है? तो इन्हें हम कई चरण में, 3 चरण में निष्कर्षण करते हैं, क्योंकि हमने पीछे जो है वैद्युत रासायनिक श्रेणी या सक्रियता श्रेणी पढ़ा है, जिसमें धातु हमारे जो है जो सबसे अधिक क्रियाशील धातु थे वो सबसे ऊपर थे, और जो कम क्रियाशील धातु थे वो सबसे नीचे थे, और जो मध्य क्रियाशील वाले धातु थे वो बीच में थे। ठीक है, चलिए हम इनके क्रियाशीलता के आधार पर पहले धातुओं को देख लेते हैं, फिर इनके हम जो है सक्रियता श्रेणी को भी देखते हैं कैसे काम करते हैं। तो पहले हम सक्रियता श्रेणी इनकी देख लेते हैं। तो हमने पढ़ा था कि केदार, नाथ, का, माली, आलू, जरा, फीका, पकाता है। और इसके नीचे भी हमारे कुछ धातु थे जो एकदम बिल्कुल भी क्रियाशील नहीं थे। तो इसमें से हमारे यहाँ तक के जो धातु हैं, पोटेशियम तक, सोडियम, केदार, नाथ, का, ठीक है, कैल्शियम तक के जो धातु हमारे हैं, ठीक है, ये धातु हमारे जो है सबसे अधिक क्रियाशील धातु होते हैं। ये बीच वाले धातु जो है होते हैं हमारे कम क्रियाशील धातु होते हैं। यहाँ तक हम ले रहे हैं, ये हमारे मध्य क्रियाशील वाले धातु होते हैं, और इसके नीचे के जो भी हमारे जो है धातु थे वो सबसे कम क्रियाशील वाले धातु होते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इनके क्रियाशीलता के आधार पे इन्हें 3 चरणों में बांटा गया था। तो यहाँ के नीचे वाले जो धातु हमारे थे वो कौन कौन से थे, आपने पीछे वाले वीडियो में देखा है, या आपको यहाँ बता दिया जाए, वह धातु हमारे कापर, मरकरी और जो है Ag और Au थे। ठीक है, वह धातु हमारे कापर, मरकरी, Ag और Au थे। ये 4 धातु थे जो हाइड्रोजन के नीचे पाए जाते हैं। ये सबसे कम क्रियाशील धातु होते हैं, सबसे
कम क्रियाशील धातु होते हैं। ठीक है, तो मिट्टी के अंदर से इन्हें हमें निकालना है दोस्तों, और मिट्टी के अंदर से निकालने के पश्चात इन्हें जो है जो भी बेनिफिट हमें मिलेगा इन धातुओं से, और इनको हमें प्राप्त करना है। तो ये जो है, ये जो सबसे अधिक क्रियाशील धातु होते हैं, ये जो है सबसे क्रियाशील धातु होते हैं। अभी हम इसका मतलब बताएंगे, इसका क्या मतलब है। क्रियाशील धातु होते हैं, जो सबसे क्रियाशील धातु होते हैं ये मध्यम वाले होते हैं, मध्य क्रियाशील होते हैं, मतलब ना ही कम ना ही ज्यादा। ठीक है, सबसे मध्य वाले क्रियाशील वाले धातु होते हैं। तो यहाँ पे ये जो हमारे सबसे अधिक क्रियाशील वाले धातु होते हैं, ये स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाए जाते हैं, मतलब ये फ्री नहीं पाए जाते हैं। ये पृथ्वी के अंदर जो है स्वतंत्र अवस्था में या फ्री अवस्था में नहीं पाए जाते हैं, ये फ्री नहीं होते हैं। ठीक है, नो फ्री या फ्री नो। ठीक है, यहाँ हम आगे नो लगा देते हैं, अच्छी बात रहेगा। नो फ्री मतलब ये फ्री अवस्था में नहीं पाए जाते हैं, ये किसी न किसी के साथ क्रिया किए रहते हैं। ठीक है, चाहे ऑक्सीजन के साथ या किसी धातु के साथ ये क्रिया करके जो है अंदर रहते हैं। ये कम क्रियाशील धातु होते हैं, और ये सबसे कम क्रियाशील धातु होते हैं, और ये फ्री स्टेज में होते हैं। ये कैसे होते हैं? फ्री स्टेज में होते हैं। तो दोस्तों ये फ्री स्टेज में होते हैं, और ये सबसे कम क्रियाशील धातु होते हैं, ये सबसे अधिक क्रियाशील धातु होते हैं। क्रिया मतलब किसी न किसी साथ जो है ये साझा करके अपने रासायनिक बंध को बना लेते हैं। ठीक है, आपने पीछे वाले वीडियो में देखा था कि रासायनिक बंध में आयन वायन देकर अपना वो जो है कैसे करते हैं, वो जो है आपस में बंध बना लेते हैं। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन देंगे तो एक इलेक्ट्रॉन ले लेंगे, उसके पश्चात उनका बंध अपना बन जाता है और आपस में वो जुड़े रहते हैं। तो ये फ्री अवस्था में नहीं होते हैं, और ये फ्री अवस्था में होते हैं। आपको बताया गया था इन्हें रखने के लिए भी हम नमी स्थान पे नहीं रखते, इन्हें हम केरोसिन के तेल में या मिट्टी के तेल में रखते हैं, तभी ये जो है हम इन्हें सुरक्षित रख सकते हैं, नहीं तो ये जो है उसमें क्या होता, आग लग जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम इन्हें धातुओं के निष्कर्षण के लिए यूज करते हैं। जब धातुओं के निष्कर्षण के लिए हम इन्हें यूज करते हैं तो इन्हें हम 3 स्टेप में जो है धातुओं का निष्कर्षण भी करते हैं। तो यहाँ से हम फटाफट से देखते हैं कि तीनों स्टेप में ये धातुओं का निष्कर्षण कैसे करते हैं। चलिए हम यहाँ से अगले वीडियो आगे थोड़ा सा इसके आगे देखते हैं कि कैसे ये जो है निष्कर्षण करते हैं। इतना स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए फटाफट से। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए, वीडियो में से जाना नहीं है आप सबको किसी को भी, और स्क्रीनशॉट लीजिए, और बिना टाइम लॉस किए आपका सारा मैटर जो है यहाँ से हम कवर कर ले रहे हैं। और आप कॉपी में नोट करते रहिए, जिससे हम अच्छे से आपको सारे मैटर दे सके। ठीक है, चलिए हम आगे देखते हैं। यहाँ से इसे हम हटाते हैं। ठीक है, कैसे हमारे जो है करते हैं, ये क्रिया कैसे करते हैं, ये सारे काम यहाँ पे हम देखते हैं। ठीक, यहाँ हमारा अयस्क हो गया दोस्तों। ये अयस्क का हम सांद्रण करेंगे, मतलब इसे जो है निकालने के लिए हम इसे जो है सांद्रण इसका किया जाएगा। अयस्क का हमारा सांद्रण होगा, यहाँ हम लिखते हैं अयस्क का सांद्रण, अयस्क का सांद्रण। ठीक है, अयस्क के सांद्रण हमारे धातुओं की क्रियाशीलता के आधार पर 3 चरणों में बांटा गया है। उच्च क्रियाशील धातु, उच्च क्रियाशील धातु, मध्य क्रियाशील धातु, मध्य क्रियाशील धातु, और जो है निम्न क्रियाशील धातु, निम्न क्रियाशील धातु। उच्च क्रियाशील धातु, मध्य क्रियाशील धातु और निम्न क्रियाशील धातु। आपको बताया गया था कि जो हमारे सबसे ऊपर थे वो उच्च क्रियाशील धातु थे, जो बीच में थे वो मध्य क्रियाशील धातु थे, और जो लास्ट में थे वो हमारे निम्न या सबसे कम क्रियाशील धातु थे। अब इन्हें जो है जिस जिस विधि से अलग किया जाता है उस विधि से हम जो है इन्हें अलग करेंगे। ठीक है, ठीक है, जो हमारे उच्च क्रियाशील धातु होते हैं, ठीक है, तो इसमें आयंस के द्वारा ये जो है ज्यादा क्रिया किए रहते हैं। ठीक है, इसमें आयंस पाए जाते हैं हमारे। तो इन्हें अलग करने के लिए इन्हें पहले जो है गलित अवस्था में विद्युत अपघटन कराया जाता। क्या कराया जाता दोस्तों? इन्हें गलित अवस्था में, गलित अवस्था में विद्युत अपघटन कराया जाता है। क्या कराया जाता दोस्तों?
विद्युत अपघटन कराया जाता है। गलित अवस्था में इनका जो है क्या कराया जाता है, विद्युत अपघटन कराया जाता है। जब आयंस को हमें अलग करना रहता है तो उन्हें जो है पहले द्रवीकृत करते हैं, फिर उनमें विद्युत को हम इलेक्ट्रिक देते हैं, तब वो जो है क्या होते हैं, अलग होते हैं। और अलग होने के पश्चात ये हमें कैसे देते हैं दोस्तों, ये हमें तब शुद्ध प्राप्त होते हैं। कैसे प्राप्त होते हैं, शुद्ध प्राप्त होते हैं। तो उच्च क्रियाशील धातु को हमें प्राप्त करने के लिए कुछ इस विधि से हम जो है इसे क्या करेंगे, प्राप्त करेंगे। ठीक है, और फिर हम चलते हैं मध्य क्रियाशील धातु जो होते हैं हमारे बीच वाले। ठीक है, इन्हें कैसे हम जो है अलग करते हैं, तो इतना आप नोट करिए। और मध्य क्रियाशील धातु को हम अलग करने के लिए इनमें दो प्रकार के हमारे जो है अयस्क होते हैं, सल्फाइड होते हैं या कार्बोनेट होते हैं। हम कलर बदल लेते हैं यहाँ से दोस्तों, जिससे आपको और सारी चीज क्लियर हो जाए, एक में मिले ना। इसमें हमारे सल्फाइड अयस्क होते हैं, ये सल्फाइड अयस्क होते हैं, या कार्बोनेट अयस्क होते हैं, या कार्बोनेट अयस्क होते हैं, कार्बोनेट अयस्क। ठीक है दोस्तों, ये हमारे मध्य क्रियाशील धातु, यहाँ आपको कलर बदल बदल के दिया जा रहा है, इससे जिससे आपको अच्छा भी लगे और समझ में भी सारी चीज आए, एक में मिलने न पाए। तो मध्य क्रियाशील धातु जो होते हैं, इनके जब इनसे क्रिया कराई जाती है तो ये पृथ्वी के अंदर या तो हमें सल्फाइड के रूप में प्राप्त होते हैं या कार्बोनेट के रूप में प्राप्त होते हैं दोस्तों। ठीक है, ये सल्फाइड के रूप में प्राप्त होते हैं या कार्बोनेट के रूप में प्राप्त होते हैं। तो सल्फाइड या कार्बोनेट के रूप में जो ये हमें प्राप्त होते हैं, इन्हें सही करने के लिए, ठीक है, इन्हें शुद्ध प्राप्त करने के लिए इन्हें हम अपक्रिया कराते हैं। अपक्रिया कराने के पश्चात इन्हें हम ऑक्साइड में बदलते हैं। किसमें बदलते हैं दोस्तों, इनकी क्रिया कराई जाती है और ये ऑक्साइड के रूप में हमें प्राप्त होते हैं। कैसे प्राप्त होते हैं, ऑक्साइड के रूप में। ठीक है, इन्हें भी हम ऑक्साइड के रूप में प्राप्त करेंगे और इनका भी हम ऑक्साइड के रूप में प्राप्त करेंगे, मतलब ऑक्सीजन वाला काम रहेगा। ठीक है दोस्तों, ऑक्साइड के रूप में दोनों को हम प्राप्त करेंगे और फिर इन ऑक्साइड को हम कार्बन के साथ अपक्रिया कराएंगे। किसके साथ दोस्तों कराएंगे, कार्बन के साथ अपक्रिया कराएंगे। और जब हमारी कार्बन के साथ अपक्रिया होगी तब ये हमारे जो है धातु में अपचयन करेंगे और फिर धातु शोधन होगा। तो यहाँ से इसमें हम देखते हैं, जैसे ये सल्फाइड है इसके रूप में, यहाँ पे एग्जाम्पल भी इसमें दिया गया अच्छे से, हम एग्जाम्पल पहले लिख के देख लेते हैं। मर्करिक सल्फाइड और जिंक सल्फाइड, Zn। ठीक है, और इसमें भी हम देख लेते हैं इसका एग्जाम्पल फटाफट से। एग्जाम्पल इसमें हमारा दिया है जिंक कार्बोनेट। दोस्तों ये कार्बोनेट में ये यहां से हम देख लेते हैं इसका जिंक कार्बोनेट। यहाँ पे हम इसे लिखेंगे दोस्तों, यहाँ पे ना लिख के इसे यहाँ पे लिखेंगे SgS सल्फाइड और जिंक सल्फाइड। ठीक है, इनका जब जो है ऑक्सीकरण किया जाता है, ये ऑक्साइड के रूप में हमें प्राप्त होते हैं। तो ऑक्साइड के रूप में जब इन्हें हम प्राप्त करते हैं दोस्तों, ठीक है, तो जब ऑक्साइड के रूप में ये दोनों हमें प्राप्त होते हैं, तो ऑक्साइड के रूप में इन्हें जब हम प्राप्त करते हैं तो इनमें जो है हमारे धातुओं में अपचयन कराया जाता है। ठीक है, इन धातुओं में क्या कराया जाता है दोस्तों, अपचयन कराया जाता है। इन धातुओं में दोस्तों अपचयन कराया जाता है, अपचयन कराया जाता है। इसमें भी दोस्तों अपचयन होता है, अपचयन होता है। इसके पश्चात हमें ये जो है कैसे प्राप्त होते हैं, शुद्ध प्राप्त होते हैं। इसके पश्चात हमें कैसे प्राप्त होते हैं, शुद्ध प्राप्त होते हैं। तो यहाँ से हम देखते हैं कि हमारे मध्य क्रियाशील धातु जो है ये पृथ्वी के अंदर हमें सल्फाइड अयस्क के रूप में या कार्बोनेट अयस्क के रूप में हमें जो है रहते हैं। वहाँ पे जैसे एग्जांपल हमारा दिया हाइड्रोजन सल्फाइड, मर्करिक सल्फाइड और जिंक सल्फाइड, यहाँ जिंक कार्बोनेट। ठीक है, और इन्हें बदला जाता है। ठीक है, इन्हें जो बदला जाता है ऑक्साइड के रूप में, यहाँ भी ऑक्साइड के रूप में इन्हें बदला जाता है। ऑक्साइड के रूप में इन्हें बदलने के लिए दोस्तों इन क्रिया को जब ऑक्साइड के रूप में बदला जाता है तो इन बदलने की क्रिया को वायु के साथ अपक्रिया कराई जाती है इनकी। ठीक है, तो इन जब वायु के साथ इनकी अपक्रिया कराई जाती है ऑक्साइड के रूप में बदलने के लिए, तो इस क्रिया को हम बोलते हैं भर्जन। क्या बोलते हैं दोस्तों, भर्जन। ठीक है, और इसे जब ऑक्साइड कार्बोनेट को ऑक्साइड के रूप में बदला जाता है वायु की सीमित मात्रा में, तो इस क्रिया को हम बोलते हैं निस्तापन। क्या बोलते हैं दोस्तों, निस्तापन बोलते हैं। ठीक है, तब इसके पश्चात हमें ये शुद्ध धातु जो है क्या होते हैं, प्राप्त होते हैं। आई होप यहां तक आपकी ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा मैटर, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी कि मध्य क्रियाशील धातु जो हमारे बीच में थे वो हमारे पृथ्वी के अंदर ऑक्साइड के रूप में या सल्फाइड के रूप में या कार्बोनेट के रूप में होते हैं। इन्हें वायु के साथ अपक्रिया कराई जाती है तो ये ऑक्साइड देते हैं। सल्फाइड को जब ऑक्साइड में बदला जाता है तो उस क्रिया को हम भर्जन बोलते हैं।
और कार्बोनेट को जब ऑक्साइड में बदला जाता है तो उस क्रिया को हम निस्तापन बोलते हैं, और फिर ये इनका अपचयन होता है, फिर ये हमें शुद्ध होकर प्राप्त होते हैं। आगे अभी हम और अच्छे से समझाएंगे, इतना आपके दिमाग में एक बार क्लियर हो जाना चाहिए माइंड मैप की तरह। और निम्नलिखित या निम्न क्रियाशील धातुएं क्या होते हैं, जो हमारे स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं, सोना हुआ, ठीक है, या हमारे जो है सिल्वर हुए, या मरकरी हुआ, ठीक है, ये सब जो है निम्न क्रियाशील धातुएं होती हैं। इन्हें जो हम जब शुद्ध करते हैं तो इन्हें शुद्ध करने के लिए ये भी हमारे सल्फाइड अयस्क होते हैं, ठीक है, ये भी हमारे जो है पृथ्वी के अंदर जो है सल्फाइड अयस्क के रूप में पाए जाते हैं, सल्फाइड अयस्क के रूप में पाए जाते हैं दोस्तों। और इन सल्फाइड अयस्क को जब शुद्ध करते हैं इनका भी ऑक्साइड बनाते हैं। तो आपने जाना कि ऑक्साइड जब सल्फाइड अयस्क का बनाया जाता है तो उन्हें हम क्या बोलते हैं दोस्तों, तो उन्हें आपने पीछे लिखा है, ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं भर्जन। क्या बोलते हैं दोस्तों, इसे हम बोलते हैं भर्जन बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, भर्जन बोलते हैं। और इस ऑक्साइड को फिर से अपचयन कराया जाता है। क्या कराया जाता है दोस्तों, अपचयन कराया जाता है, और अपचयन के पश्चात हमें कैसे प्राप्त होते हैं, शुद्ध प्राप्त होते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा जटिल आपको देखने में लग रहा होगा, लेकिन दोस्तों एकदम बिल्कुल हलवा है, कुछ नहीं करना है आपको। एक उच्च क्रियाशील धातु होते हैं, एक मध्य क्रियाशील धातु होती है, एक निम्न क्रियाशील धातु होती है। उच्च क्रियाशील धातु को जो हमारे सबसे रिएक्टिव होते हैं उन्हें गलित अवस्था में या विद्युत अपघटन करके शुद्ध प्राप्त किया जा सकता है। और जो हमारे मध्य क्रियाशील धातु होते हैं, सल्फाइड अयस्क या कार्बोनेट अयस्क जो होते हैं, इन्हें हम जो है सल्फाइड अयस्क को जब ऑक्साइड में बदलते हैं तो भर्जन बोलते हैं, और जब कार्बोनेट को ऑक्साइड में बदलते हैं तो इनको निस्तापन बोलते हैं। भर्जन को फिर से अपचयन कराया जाता है तो ये शुद्ध होते हैं, और फिर इन्हें भी जो है निस्तापन के द्वारा ऑक्साइड जो बनता है उन्हें अपचयन कराते हैं, फिर भी ये हमारे शुद्ध होते हैं। ये हमारे पहले वाले के इस वाले की तरह ही बिल्कुल ये हमारे निम्न क्रियाशील धातु में भी होता है। इतना आप स्क्रीनशॉट लीजिए या कॉपी में नोट कर लीजिए। अब कुछ इससे रिलेटेड हम डिफिनेशन देख लेते हैं फटाफट से, और उस डिफिनेशन के माध्यम से हम और अच्छे से अपना क्लियर कर लेते हैं। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो इसे हम साफ कर देते हैं, और जिसे भी ना समझ में आ रहा हो तो वीडियो को रोक रोक के लिख के प्रयास करेगा। हम पूरी गारंटी लेते हैं कि उसको जो है सारी मैटर क्लियर होंगे और समझ में आएगा, और 100% गारंटी है कि उससे जो है यहाँ से आने वाले क्वेश्चन छूटने वाले नहीं हैं, ठीक है। तो दोस्तों अब इससे रिलेटेड कुछ हमारे परिभाषा देख लेते हैं, ठीक है। एस से रिलेटेड जो भी हमारे कुछ इंपॉर्टेंट जो है डिफिनीशन है उसे हम देख लेते हैं, ठीक है। सम इंपॉर्टेंट डिफिनीशन, ठीक है, कुछ प्रमुख परिभाषाएं हिंदी में आप भी लिख लेंगे, ठीक है। सम इंपॉर्टेंट डिफिनीशन, ठीक है। सम इंपॉर्टेंट डिफिनीशन आप भी कॉपी में लिख लेंगे। कुछ प्रमुख परिभाषाएं हिंदी में, कुछ प्रमुख परिभाषा, ठीक है। कॉपी में सारी चीज आपके नोट होनी चाहिए, कोई चीज गड़बड़ होनी नहीं चाहिए, ठीक है। तो कुछ प्रमुख परिभाषाएं, सम इंपॉर्टेंट डिफिनीशन, ठीक है। तो पहला इंपॉर्टेंट डिफिनीशन इसमें हम देख लेते हैं कि पहला इंपॉर्टेंट डिफिनीशन इसमें हमारा गैंग है, ठीक है। गैंग पृथ्वी से खनिज अयस्कों को रेत, मिट्टी आदि जैसी अशुद्धियां पाई जाती है, जिसे हम गैंग कहते हैं, ठीक है। तो यहां हमारा पहला गैंग है, पहला डिफिनीशन हमारा गैंग है दोस्तों, गैंग, ठीक है। वो गैंग नहीं मारपीट वाला, ठीक है। ये गैंग जो है केमिस्ट्री वाला गैंग है, ठीक है। तो इसमें गैंग में क्या हमें पढ़ना है दोस्तों, तो इसमें गैंग में हमें यही पढ़ना है कि गैंग क्या होते हैं। तो पृथ्वी के अंदर कई प्रकार की अशुद्धियां होती हैं, क्या होती हैं, पृथ्वी में कई अशुद्धियां होती हैं, ठीक है। और अशुद्धियों के रूप में अगर हम कहें तो रेत, मिट्टी, कंकड़, पत्थर, रेत, मिट्टी, कंकड़, पत्थर, कंकड़, पत्थर, ये सब हमारे जो है क्या होते हैं, पृथ्वी के अंदर जो है अशुद्धियां पाई जाती हैं। जब ये खनिज के साथ आती हैं, जब ये अशुद्धियां खनिज के साथ आती हैं या पाई जाती हैं, इन्हें ही जो है हम क्या कहते हैं, इन्हें ही हम जो है गैंग कहते हैं। तो ये अशुद्धियां जब हमारे अयस्कों के साथ आती हैं या खनिज के साथ,
ठीक है, हम अयस्क लिख देंगे तो और अच्छी बात है। जब ये अशुद्धियां हमारे अयस्क के साथ आते हैं तो इन्हें हम जो है क्या कहते हैं, गैंग बोलते हैं। ठीक है, तो पृथ्वी के अंदर अयस्क के साथ कई प्रकार की जो है अशुद्धियां आती हैं, इन अशुद्धियों को हम जो है क्या बोलते हैं दोस्तों, गैंग बोलते हैं। ठीक है, अगला हम इसके नीचे नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं, भर्जन क्या होता है। ठीक है, भर्जन यहाँ हमारी नेक्स्ट हेडिंग आ गई है इसमें, भर्जन। ठीक है, भर्जन जिसे इंग्लिश में हम रोस्टिंग बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, रोस्टिंग बोलते हैं। भर्जन या रोस्टिंग। ठीक है, तो यहाँ भर्जन हमारे क्या होते हैं, तो दोस्तों अभी आपने इससे पहले ही पढ़ा था कि भर्जन क्या होते हैं। जब हमारे पृथ्वी के अंदर जो है अयस्क पाए जाते हैं, और अयस्क कैसे होते हैं, सल्फाइड अयस्क होते हैं। कैसे अयस्क होते हैं, सल्फाइड अयस्क होते हैं। ठीक है, इन सल्फाइड अयस्क को जो हम वायु के साथ अपक्रिया करके ऑक्साइड बनाते हैं, क्या बनाते हैं दोस्तों, ऑक्साइड बनाते हैं। ठीक है, इस ऑक्साइड बनाने की प्रक्रिया को ही हम जो है क्या बोलते हैं, भर्जन बोलते हैं। ठीक है, तो पृथ्वी के अंदर जो है सल्फाइड अयस्क होते हैं, इन सल्फाइड अयस्कों को जो है जब हम ऑक्साइड के साथ जो है वायु के साथ अपक्रिया करके इन्हें ऑक्साइड बनाते हैं तो इसे हम जो है भर्जन बोलते हैं। एग्जाम्पल इसका हम देख लेते हैं, हमारा सल्फाइड अयस्क के साथ अपक्रिया करानी है एग्जाम्पल में। ठीक है, तो फटाफट से एग्जाम्पल हम एक ले लेते हैं कि जिंक सल्फाइड है हमारा, मान लो जिंक सल्फाइड, इसकी ऑक्सीजन के साथ क्रिया करा रहे हैं, तो ऑक्सीजन के साथ जब क्रिया होगी तो ये ऑक्साइड बनाएंगे, जिंक ऑक्साइड बनाएगा। क्या बनाएगा दोस्तों, जिंक ऑक्साइड बनाएगा, ZnO बनाएगा। क्या बनाएगा, ZnO बनाएगा, और उसके साथ साथ ये और भी मुक्त कर देगा, ये सल्फर डाइऑक्साइड गैस मुक्त कर देगा। ठीक है, तो ये जब हमारे जिंक के साथ क्रिया करके ये हमारा क्या बना रहा है, ये हमारे जिंक ऑक्साइड बना रहे हैं, तो ये ऑक्साइड बनाने की प्रक्रिया को ही हम जो है क्या करते हैं, भर्जन कहते हैं। ऑक्साइड विधि बनाने के पश्चात हमें जो है धातु निष्कर्षण में और आसानी हो जाती है, इसलिए पहले हम उसे ऑक्साइड बनाते हैं, फिर उसे हम जो है अपचयन के माध्यम से शुद्ध करते हैं। ठीक है, तो इसकी बैलेंस नहीं है, हम बैलेंस कर लेंगे, करना होगा। ठीक है, ऑक्सीजन की बैलेंस नहीं, ऑक्सीजन इधर हमारे 3 है और इधर ऑक्सीजन 2 है, तो यहाँ पे हम लगा देंगे, तो इधर ऑक्सीजन 4 हो गया। ठीक है, और इधर जो है ऑक्सीजन 3 हो गए। ठीक है, इधर हम लगा देंगे तो 4 ऑक्सीजन हो जाएगा, और इधर भी मुझे लगाना पड़ेगा, सब लगता है मुझे 2 लगा के काम करना पड़ेगा। ठीक है, और भी बदलना पड़ेगा मुझे लग रहा है। चलो हम बैलेंस कर लेंगे अपने कॉपी में। ठीक है, देख लेते हैं, यहीं देख लेते हैं, दिक्कत नहीं है। 2 दूनी 4, 2 और 2 दूनी 4। ठीक है, यहाँ हम 3 लगा के 6 करते हैं इसे, अब शायद बैलेंस हो गया। ठीक है, 2 हमारे जिंक है, 2 जिंक है, 2 सल्फर है, 2 सल्फर है, 6 ऑक्सीजन है, 2 और ये 4 ऑक्सीजन, 6 ऑक्सीजन। ठीक है, यहाँ हमारे भर्जन वाली कंप्लीट हो गया। ठीक, तो भर्जन को हम क्या कहते हैं, तो भर्जन हमारा क्या होता है, जो ऑक्साइड सल्फाइड अयस्क होते हैं, सल्फाइड अयस्क हम यहाँ लिख दें थोड़ा सा अच्छा हो जाए। सल्फाइड अयस्क जो होते हैं इनके वायु के साथ जब अपक्रिया कराए के पश्चात हमें ऑक्साइड प्राप्त होता है, उस ऑक्साइड प्राप्त करने की क्रिया को हम भर्जन या रोस्टिंग बोलते हैं। फटाफट से अगला हम निस्तापन देते हैं, कैल्सिनेशन देखते हैं, निस्तापन। ठीक है, आपने इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, और वीडियो में बने हैं आप तो इससे अच्छा और कुछ नहीं हो सकता, और आप जो है कठिन से कठिन टॉपिक को आसान भाषा में सीख रहे हैं, और कोई भी दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। ठीक है, बच्चे निस्तापन भर्जन रटते रटते थक जाते हैं, लेकिन उन्हें आता नहीं है, तो गारंटी है इस वीडियो के माध्यम से इतनी बार नाम ले लिया जा रहा है कि आपके सारे क्लियर जो है ऐसे कंप्लीट हो जाए कि जैसा कुछ इससे पहले ना हुआ हो। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे निस्तापन, ठीक है, क्या निस्तापन, और कोई भी दिक्कत हो तो आप हमें जो है संपर्क कर सकते हैं। कैल्सिनेशन, कैल्सिनेशन। ठीक है, क्या होता है निस्तापन या कैल्सिनेशन, तो दोस्तों पीछे ही हमने पढ़ा था कि निस्तापन या कैल्सिनेशन क्या होता है। ठीक है, तो निस्तापन या कैल्सिनेशन में हम जो है देखते हैं कि निस्तापन या कैल्सिनेशन में हमने पीछे जो है देख लिया था कि निस्तापन या कैल्सिनेशन क्या होता है। तो निस्तापन या कैल्सिनेशन में हमारे पीछे हम पढ़े थे कि हमारा सल्फाइड अयस्क था, नहीं कार्बोनेट अयस्क था। ठीक है, हमारे क्या थे, कार्बोनेट अयस्क थे। ठीक है, कैल्सिनेशन में यहाँ लगा लो और अच्छा हो जाए। ठीक है, निस्तापन अयस्क थे हमारे दोस्तों, क्या सा अयस्क था, निस्तापन में हमारे जो है ये कार्बोनेट अयस्क थे। कैसे अयस्क थे, कार्बोनेट अयस्क। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है, लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है, सारे चीज आपके क्लियर करने के लिए ही इतना लंबा हो रहा है। यहाँ पे हमारे कार्बोनेट अयस्क हो गए, और कार्बोनेट के अयस्क को वायु की सीमित मात्रा, कैसी मात्रा रहनी चाहिए,
सीमित मात्रा होनी चाहिए, ठीक है। वायु की जो हमारी सीमित मात्रा रहेगी, ठीक है, वायु की कैसी मात्रा रहेगी, वायु की जो हमारी सीमित मात्रा रहेगी और इसके पश्चात हमें ऑक्साइड बने, क्या बने, ऑक्साइड बने। उसमें हमारे सल्फाइड एस्क थे, इसमें कौन सा एस्क है, कार्बोनेट एस्क है। और ये जो हमारे ऑक्साइड बनाते हैं तो इसी क्रिया को हम क्या बोलते हैं, निस्तापन बोलते हैं। आई होप आपने अच्छे से क्लियर कर लिया होगा कि निस्तापन किसे बोलते हैं। इसके एग्जाम्पल अगर हम देखना चाहेंगे तो एग्जाम्पल भी हम देख सकते हैं, ठीक है। हमारे जिंक कार्बोनेट हो जाए, कौन सा हो जाए, ZnCO3, जिंक कार्बोनेट को गर्म किया जाएगा तो ये जिंक ऑक्साइड और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करते हैं। इन्हें अगर हम गर्म करेंगे तो ये गर्म करने के पश्चात ये रिएक्शन देंगे। पेन बदल बदल के लिखा जा रहा है, ठीक है, जिससे आपको और सारी चीज इंटरेस्टिंग के साथ साथ और अच्छे से समझ में आ जाए, कोई दिक्कत ना होने पाए, आप हिंदी मीडियम के हैं, सबसे मजबूत हो जाए, ठीक है। तो फटाफट से यहाँ से काम करते रहिए आप, ठीक है। बस लास्ट हेडिंग हम अपना देख लेते हैं अपचयन वाला, फिर अगले वीडियो में हम देखेंगे, ठीक है। अपचयन यहाँ तक आपका आई होप क्लियर कर लिए होंगे। अगला हम लास्ट वीडियो इसमें लास्ट टॉपिक कवर कर लेते हैं, अपचयन। तो दोस्तों लास्ट वाला टॉपिक कवर करते हैं इसका, अपचयन क्या होता है। अपचयन क्या होते हैं, ठीक है। अपचयन को ही जो है हम जो है रिडक्शन बोलते हैं, ठीक है, ऑक्सीकरण और ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ठीक है। इसे हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन इंग्लिश में बोलते हैं। तो अपचयन में आपको रिडक्शन वाला पहले चैप्टर में ही क्लियर कराया गया था कि रिडक्शन क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं, ठीक है, जो ऑक्सीजन को त्यागते हैं, ठीक है, हाइड्रोजन को जोड़ते हैं, ये सब हमारे रिडक्शन वाले जो एग्जाम्पल थे। तो इसमें हमें अपचयन कराना है। तो अपचयन में हमारे इसमें जो है हम लिख लेंगे, परिभाषा हम बोल रहे हैं, आप सब काफी नोट कर लीजिएगा। धातु ऑक्साइड से कार्बन जैसे उपचायक का उपयोग कर धातु प्राप्त की जाती है, ठीक है, उसी को हम जो है क्या बोलते हैं, अपचयन बोलते हैं, ठीक। तो यहाँ पे हमारा जिंक ऑक्साइड को कार्बन के साथ क्रिया करके हमारे जो है शुद्ध किए जा रहे हैं। जिंक ऑक्साइड जैसे हमारे ऊपर ऑक्साइड प्राप्त हुए थे, ठीक है, और इसको हम कार्बन के साथ क्रिया करेंगे तो हमारा शुद्ध जिंक प्राप्त हो जाएगा और कार्बन मोनोऑक्साइड प्राप्त हो जाएगा। क्या दोस्तों प्राप्त हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पे आपकी ये लास्ट टॉपिक जो है कंप्लीट हुई है। अब अगला टॉपिक आपका रहेगा धातु का परिष्करण। धातु का परिष्करण अगला टॉपिक, हेडिंग लगा लेंगे आप, धातु का परिष्करण। धातु का परिष्करण। तो दोस्तों यहाँ ले आपने अच्छे से कवर किया है, हमारे स्कूल के भी बच्चे सब कवर कर रहे हैं, ठीक है। और हिंदी मीडियम के जितने भी यूपी बोर्ड से या बिहार बोर्ड से या किसी भी बोर्ड से हैं, हिंदी मीडियम से हैं, पूरे एनसीईआरटी पैटर्न पे आपको ये सारे मैटर दिए जा रहे हैं। आप कहीं से भी रिलेट करते हो, अगर आप पढ़ रहे हैं तो फेल होने की कोई भी आपके चांसेस नहीं बनते हैं। इसीलिए हम सारे पैटर्न से वाकिफ होकर आपको जो है वो मैटर जो है अच्छे से और सरल इजी भाषा में आपको दे रहे हैं। तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर रहे हैं और वॉच भी अच्छे से कर रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जो है अगली हेडिंग आप लगाए हैं, हम फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलते हैं, ठीक।